जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि मिस जियांग ने फैंग से कहा था कि अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालो और मेरे साथ फाइट करो, तो फैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है ठीक है टीचर, और फिर वो मिस जियांग पर अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि मिस जियांग अपनी आंख बंद करके फैंग के अटैक को डॉज करती हैं और फैंग फिर से बार बार उन पर अटैक करता है, पर मिस जियांग उसके सभी अटैक्स को रोकती है और अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करते हुए फैंग को दूर गिरा देती है, जैसे फैंग ने विलियम के साथ किया था, और फैंग गिर जाता है। तो मिस जियांग कहती हैं कि फिर से अटैक करो, तो फैंग सोचता है कि उनकी स्वॉर्ड टेक्निक कमाल की है और कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना फास्ट हूँ, पर मैं कभी भी एक टीचर के स्वॉर्ड बैरियर को नहीं तोड़ सकता हूँ। और फिर से बहुत ही ज़्यादा स्पीड का यूज़ करते हुए मिस जियांग के पीछे आकर उन पर अटैक करता है, पर मिस जियांग अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करके उसके अटैक को रोक लेती है। तो फैंग फिर से उन पर अटैक करता है, पर मिस जियांग अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर फैंग की स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड के कवर में डाल देती हैं और फैंग को नीचे गिरा देती हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहती हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक तो बहुत ही वीक है, तुम विलियम को कैसे हरा सकते हो। तो फैंग खड़ा होकर बताता है कि मैंने विलियम को अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से हराया है। तो मिस जियांग कहती हैं कि मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही फास्ट हो और अभी के अटैक को देखते हुए तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कहती हैं कि अभी तुम्हारा फिस्ट पावर लेवल कितना है। तो फैंग बताता है 28। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि इसीलिए इन्होंने तुम्हें चूज़ किया है, और वो फैंग से पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि फिस्ट पावर वॉरियर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फैंग कहता है कि फिस्ट पावर वो स्किल है जो वॉरियर अपनी स्ट्रेंथ के साथ मिलाकर यूज़ करता है। तो मिस जियांग कहती हैं कि इसका मतलब ये वॉरियर की एबिलिटी है कि वो कितनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकता है, और कहती हैं कि तुम जूनियर लेवल वॉरियर हो और नॉर्मली तुम्हारे पंच की पावर 10 टन्स हैं, पर 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की यूनिक टेक्निक को मिलाकर तुम्हारी पावर 28 टन्स हो जाती हैं, और तुम्हारे पंच की पावर 28 टन से ज़्यादा भी बढ़ सकती है, जो कि विलियम से ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल विलियम से बहुत वीक है। और कहती हैं कि इसकी वजह ये है कि तुम अपनी पावर मेथड को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये सब फैंग को समझ नहीं आता, तो वो कहती हैं कि इस मेथड को यूज़ करके तुम अपनी स्पीड को फिस्ट पावर की तरह इंक्रीज़ कर सकते हो, और ये पॉइंट परफेक्ट बॉडी मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बताती हैं कि 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ तुम्हारी पूरी बॉडी में मौजूद है, और अगर तुम्हारी लेग्स कमज़ोर होंगी तो स्वॉर्ड टेक्निक भी कमज़ोर होगी। और कहती हैं कि विलियम को तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता, पर 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर ज़्यादा है, इसीलिए वो हार गया। और वहाँ से जाते हुए कहती हैं कि अपनी स्वॉर्ड को लो और मेरे साथ आओ। व्यू चेंज होता है और हम 9 टावर को देखते हैं, जहाँ मिस जियांग फैंग को लेकर आई थी, और वो उसे बताती हैं कि 9 टावर की सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस चैलेंज रूम, एक्सपेरिमेंट रूम और ग्रेविटी रूम है। मंथ की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक टावर और क्लासरूम स्टूडेंट से भरा रहता है, पर आज 31 है, तो इसीलिए ये दोनों रूम्स खाली हैं। और तभी मिस जियांग और फैंग एक रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वो फैंग को बताती हैं कि ये ग्रेविटेशनल चैम्बर है और ये रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो फैंग सोचता है कि रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में कमिश्नर यांग ने भी उसे बताया था, और मिस जियांग उसे बताती हैं कि इस रूम की साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों की करंट टेक्नोलॉजी से बहुत ही आगे है, और कहती हैं कि इन मटेरियल्स को देखो जिनसे ये रूम बनाया गया है, इसकी दीवारें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि गॉड ऑफ वार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी इस पर मार्क नहीं लगा सकता है। और फैंग ये देखकर हैरान होता है, और तभी वो दीवार पर एक निशान को नोटिस करता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तो मिस जियांग कहती हैं कि ये वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होंग की फिस्ट का मार्क है, और उनके अलावा इन दीवारों पर कोई भी ये मार्क नहीं छोड़ पाया। और वो फैंग से कहती हैं कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस जूनियर लेवल की है और तुम ग्रेविटी के 9 लेवल तक को सह सकते हो। और हम देखते हैं कि फैंग ग्रेविटी फोर्स में जाता है और ग्रेविटी के प्रेशर को सहते हुए कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही है, और वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। और वहीं मिस जियांग फैंग को देखकर हैरान हो रही होती है कि ये लेवल 9 तक सह पा रहा है, और जैसे ही लेवल 9 से ज़्यादा होता है तो फैंग घुटनों के बल बैठ जाता है
और उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं और उसे काफ़ी पसीना आने लगता है। तो मिस जियांग पूछती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो फैंग कहता है कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो अपना पूरा जोर लगाकर फिर से खड़ा होता है। तो मिस जियांग कहती है कि 9 टाइम ग्रेविटी में अब तुम्हारी ब्लड शैडो स्वॉर्ड का वेट 1000 kg इंक्रीज हो गया है। तो फैंग कहता है कि ब्लड शैडो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हैवी है और मेरी ब्लड वेसल्स में पेन इससे भी ज़्यादा हो रहा है। और तभी हम मिस जियांग को देखते हैं जो 50 लेवल ग्रेविटी को भी बहुत इजीली सह पा रही होती हैं और वो फैंग से कहती हैं कि क्या तुम ग्रेविटी रूम की इम्पोर्टेंस को जानते हो, और बताती हैं कि ग्रेविटी रूम की रेंज 1000 लेवल से भी ज़्यादा है और अगर तुम रोज़ 2 घंटे अंडर ग्रेविटी में प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मल प्रैक्टिस के मुकाबले में तुम्हारी स्ट्रेंथ 10 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। तो ये सुनकर फैंग हैरान होता है और वो पेन से ग्रेविटी फोर्स से बाहर आ जाता है। तो मिस जियांग कहती हैं कि एक ग्रेविटी रूम को 193 स्टूडेंट्स शेयर करते हैं और कहती हैं कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को लेना होगा और मैं तुम्हें गाइड करती रहूँगी। सीन वैनिना और ली याओ के विला पर शिफ्ट होता है जहाँ ली याओ ने सारे सस्पेक्ट्स पर क्रॉस लगाया होता है सिर्फ फैंग को छोड़कर, और कहता है कि यही सबसे ज़्यादा सस्पेक्टिव है और वो किसी को कॉल करके कहता है कि फैंग का बैकग्राउंड चेक करने के लिए अपने आदमियों को भेजो और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम वैनिना को देखते हैं जो ली वुई की पिक्चर को देखकर कहती है कि अगर तुम्हें फैंग ने ही मारा है तो मैं उसके टुकड़े करके मॉन्स्टर्स को ज़रूर खिलाऊंगी। हम जियांग नान पेविलान को देखते हैं जहां फैंग एक बहुत ही लंबी सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है और सोचता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे गाइड किया है और मैं उनसे आगे निकल गया हूं और उन सब से दूर हो गया हूं और मुझे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना होगा। और तभी वो एक दरवाजे के सामने जाकर अपने हैंड स्कैन करता है तो डोर ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि सामने सनसेट हो रहा होता है और वहाँ हम यू जिन और उसके फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स को देखते हैं और सीढ़ियाँ गिरने लगती हैं और वो सब भी गायब होने लगते हैं और जहाँ फैंग खड़ा होता है वो जगह ट्रांसपेरेंट होती है जिसके अंदर हम बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं और फैंग देखता है कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स गायब हो गए हैं। और तभी फैंग जहाँ पर खड़ा होता है वो वहाँ से नीचे पानी में गिर जाता है जहाँ हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके बहुत सारे सर होते हैं और वो मॉन्स्टर फैंग को खाने लगता है। पर तभी फैंग की आंख खुल जाती है और वो काफ़ी डर जाता है और हम बे सिटी का सीन देखते हैं जहां हर जगह वार्निंग दी जा रही होती है और हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अटैक करते हुए देखते हैं। तभी हम एक एयरक्राफ्ट को बिल्डिंग से क्रैश होते हुए देखते हैं और उसको यू जिन और फैंग के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बे सिटी के बाहर का व्यू बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हुआ होता है और हर जगह आग ही आग और तबाही ही तबाही होती है और यू जिन ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।